हेलो एवरीवन, दिस इज वैशा पाटिल एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन को स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें इंट्रोडक्शन देखा था और हमने थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में देखा था कि आप सूडो कोड्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। पर इस चैप्टर में हम पाइथन के बारे में समझेंगे, एकदम इंट्रोडक्शन उसका स्टार्टिंग देखेंगे कि किस तरह से पाइथन का यूज किया जा सकता है। सो वी हैव रिटन algorithms for different problems in chapter 4. Let us now move a step further and create programs using any version of Python 3. But before learning about Python programming language, let us understand what is programming language and how it works. तो यानी कि इसमें क्या बोला कि चैप्टर 4 में हमने क्या समझा कि हमने ये देखा कि एल्गोरिदम किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप जब तक अपने कोड को लिखोगे नहीं, एल्गोरिदम नहीं बनाओगे, आप रन नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम को। तो इसलिए चैप्टर 4 में हमने एल्गोरिदम बनाना सीखा कि किस तरह से एल्गोरिदम बनाते हैं। तो आज इस चैप्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से लिखना है, किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से समझना है वो सीखेंगे। पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे वो वर्क करती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम and the language used to specify this set of instruction to the computer is called a programming language। यानी कि आपने क्या किया, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थे वो आपने लिख दिए, जैसा एल्गोरिदम आपने बनाया था वैसा आपने अपने वो इंस्ट्रक्शंस जो थे कंप्यूटर में लिख दिए। और फिर वो कंप्यूटर क्या है, हमारे उस कंप्यूटर ने क्या किया, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किए। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे और जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए कंप्यूटर्स के थ्रू तो क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम रन हुआ। पर उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो लैंग्वेज क्या होती है हमारी, कंप्यूटर्स ने उसको समझा और फिर उसके बाद उसमें रन किया। जो लैंग्वेज हमने इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए यूज करी उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो एज वी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस which is called machine language or low level language. However, it is difficult for humans to write or comprehend instructions using zeros and ones. This led to the advent of high level programming languages like Python, C++, Visual Basic, PHP, Java, and that are easier to manage by humans but are not directly understood by the computers. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर्स को सिर्फ जो बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1 उन्हीं की लैंग्वेज समझ में आती है। तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। बट ह्यूमंस जो है वो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो इस लैंग्वेज में क्या करें, अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखें। तो इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे, फिर अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या किया, बनाया, अपने लिए इन्वेंट किया ताकि क्या कर सके, ह्यूमन उसे ईजिली रीड कर सके और आसानी से समझ सके। अगर किसी ने प्रोग्राम बनाया है तो क्यों बनाया है वो ये खुद समझ सके, और अगर कोई उससे जानना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है उस प्रोग्राम को, तो वो भी क्या कर सके, उसे पढ़ सके। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को इन्वेंट किया गया। और कंप्यूटर क्या करता है, फिर इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में और फिर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और फिर प्रोग्राम को रन करता है। तो अब यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पाइथन, C++, विजुअल बेसिक्स, PHP, जावा। ये हमारे क्या है, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। जब हमारा प्रोग्राम कैसे लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमने कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया जैसे आप लोग लिखते होंगे, तो वो क्या, फिर वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। अब रिकॉल करो अपना चैप्टर नंबर 1 दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर नीडेड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर 1 में जैसे हमने देखा था कि अगर एक सोर्स कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है पर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स चाहिए। तो ट्रांसलेटर्स हमारा कंपाइलर भी हो सकता है और इंटरप्रेटर भी। ये दोनों ही क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, Python uses an interpreter to convert its instructions into machine language so that it can be understood by the computer। कि Python क्या करता है, जैसे जो Python यूज करता है इंटरप्रेटर को, ये चीज याद रखना कि Python क्या करता है, इंटरप्रेटर को यूज करता है ताकि वो क्या कर सके, उसकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके और फिर कंप्यूटर से अंडरस्टैंड करके क्या करता है, काम करना शुरू करता है। An interpreter processes the program statement one by one, first translating and then executing। इंटरप्रेटर किस तरह से काम करता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है, पहली लाइन पढ़ी, समझा,
ट्रांसलेट कर दिया, दूसरी लाइन पढ़ी, समझा, ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से एक एक लाइन को वन बाय वन वो क्या करेगा, रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल एन एरर इज एनकाउंटर्ड ऑन द होल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यानी कि अब जैसे आपके पास क्या है, 10-12 लाइन्स अगर है, मान लो कि इस तरह से आपके पास क्या है, बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो आपका इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, पहले एक लाइन को रीड करेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरी लाइन को रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा। पर इस तरह से वो क्या करता रहता है, वन बाय वन कंटिन्यू करेगा। और ऐसा कब तक कंटिन्यू करेगा, या तो अगर पूरा प्रोग्राम ठीक है तो पूरे को क्या कर देगा, ऐसे पढ़ पढ़ के एग्जीक्यूट कर देगा। और मान लो कि क्या हो जाए, एक मिनट, मान लो कि क्या हो जाए, किसी एक लाइन, मान लो कि तीसरी लाइन में क्या हो जाए, एरर आ जाए, तो उसने यहाँ तक पढ़ा 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 और फिर से क्या मिल गई, एरर मिल गई। तो फिर यहीं पर क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है यहीं पर वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई, एक एरर आ गई। तो इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है, समझता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है। और अगर एरर आ जाती है तो फिर वो बीच में ही अपने प्रोग्राम को बंद कर देता है और आगे कंटिन्यू नहीं करता। पर अगर पूरा प्रोग्राम क्या है, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। In both the cases, program execution will stop. On the contrary, a compiler translates the entire source code as a whole into the object code. After scanning the whole program, it generates error message if any. यानी कि एक कंपाइलर क्या करेगा, इंटरप्रेटर तो एक एक लाइन पढ़ता है, फिर कन्वर्ट करता है और फिर अगर एरर आती तो बता देता है। पर मान लो कि कंपाइलर में ऐसे बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे के पूरे पैराग्राफ को ही पढ़ लेगा और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर देगा अगर सही है तो। पर अगर क्या हो, अगर कहीं पे एरर आ जाए तो वो पूरे के पूरे पहले प्रोग्राम को पढ़ेगा। अगर मान लो तीसरी लाइन में एरर है भी, तब भी वो क्या करेगा, नीचे की लाइंस को पढ़ेगा और फिर जहां पर एरर होगा वहां पे क्या कर देगा, मैसेज प्रिंट करा देगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में क्या है, एरर है। तो यानी कि इसका जो कंपाइलर है वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट कोड को लिखता है। यानी कि एक सोर्स कोड को पूरा पढ़ा, उसके बाद अगर पूरा सही है तो ऑब्जेक्ट कोड बना के उसे लिख देगा, यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देगा, वन बाय वन लाइन नहीं पड़ेगा। और अगर क्या होता है, पूरे में अगर कोई गलती भी होती है तो जहां गलती है उसे रोक करके उसके नीचे वाली लाइंस को भी पढ़ता है और उसके बाद अपने लास्ट में क्या करता है, एक मैसेज को प्रिंट करता है। पर इंटरप्रेटर को जहां पर भी गलती मिल जाएगी उसके आगे वो पढ़ना ही बंद कर देगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, यानी कि पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है तो पता होने चाहिए। पहली चीज की पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरी, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, यानी कि इसको लिखने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ये क्या है, एक फ्री और एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। हमने अभी पढ़ा कि पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर का यूज करता है, तो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव अ क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। यानी कि जो पाइथन है वो क्या है, वो बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ी क्या है, आसान है, क्योंकि उसे समझना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो क्लियरली डिफाइंड रहता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है। यानी कि जैसा अपनी इंग्लिश लिखता है बिल्कुल उसी की तरह हम इसका यूज करते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा हार्ड चीजें नहीं होती। इसको समझना और पढ़कर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको समझना क्या रहता है, आसान रहता है। Python is a case sensitive language. For example, number and number are not same in Python. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि Python क्या होती है, हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यानी कि उसमें अगर नंबर हमने इस तरह से लिखा है कैपिटल लेटर्स में और फिर नंबर हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यानी कि इनमें जो ये अलग अलग लेटर्स हैं ये अलग अलग ही माने जाएंगे। कैपिटल एन और स्मॉल एन आपस में बराबर नहीं होते, तो इसलिए आप नंबर की जगह दूसरा नंबर अगर सोच रहे हो कि बस नंबर ही तो लिखना है, तो इस तरह से अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो फिर वो आपको एरर दिखाएगा। तो इसलिए जो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं उनमें आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मींस इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। पाइथन को आप ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन कर सकते हो, आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर भी काम करता है। तो पाइथन एक काफी पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि जो पाइथन है उसकी अपनी एक लाइब्रेरी है जिसमें काफी सारे फंक्शंस के हैं ऑलरेडी डिफाइंड है। अब आपको देखने को भी मिलेंगे, इसी में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं बुक में ही। तो उसमें क्या है, काफी सारे फंक्शंस है। अब जैसे आपके पाइथन में प्रिंट फंक्शन
फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड। अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको अलग से एक फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। पाइथन की लाइब्रेरी में क्या है, ऑलरेडी एक प्रिंट नाम से फंक्शन बना हुआ है। या जैसा अगर आपको मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशंस का यूज करना है तो उसी के लिए आपका मैथ फंक्शंस भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो पाइथन की लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस क्या है, अपने आप से ही पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो आप सिर्फ सिंपली उनका क्या कर सकते हो, उनको कॉल करके उनको यूज कर सकते हो। आपको उन्हें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। पाइथन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। मेनी पॉपुलर वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस आर बिल्ड यूजिंग पाइथन। यानी कि पाइथन से हम क्या कर सकते हैं, जो वेब डेवलपमेंट है यानी कि वेबसाइट्स बनाना या इससे रिलेटेड वेब से रिलेटेड कुछ और चीजें बनाना, तो उन सब में क्या है, पाइथन लैंग्वेज का यूज होता है। तो वो पाइथन क्या करती है, वेब सर्विस और उसकी एप्लीकेशंस बहुत ही अच्छे से क्या करती है, यूज करवाती है। तो पाइथन क्या है, वेब डेवलपमेंट में वेब की जो चीजें हैं उनको क्रिएट करने में उनका यूज करते हैं हम पाइथन का। तो उसमें काफी ज्यादा पॉपुलर है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। यानी कि पाइथन क्या करता है, ब्लॉक्स और ब्लॉक्स और जो नेस्टेड ब्लॉक्स है। अब ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है कि आपने प्रोग्राम रन किया, उसके दौरान आपने कुछ बनाया। नेस्टेड ब्लॉक है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आपने कोई एक और ब्लॉक बना दिया। अब नेस्टेड ब्लॉक के बारे में तो पूरा एक टॉपिक ही आ जाएगा, तो हम पढ़ेंगे। तो पाइथन क्या करते हैं, इन चीजों के लिए इंडेंटेशन का यूज करती है। अब देख लेते हैं वर्किंग विद पाइथन किस तरह से काम करेगा, यानी कि पाइथन को आप किस तरह से यूज करेंगे। तो वर्किंग विद पाइथन में क्या है कि जैसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपकी विंडो कुछ इस तरह से शो होगी। उसके बाद दिया है टू राइट एंड रन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, अ पाइथन प्रोग्राम, वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर और वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। और वैसी बात आप क्या कर सकते हो, या तो आप क्या करो, पाइथन प्रोग्राम रन करना है तो या तो पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर्स का भी यूज कर सकते हो। दोनों एक तरह से काम करेंगे। सो द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। जो इंटरप्रेटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथन शेल भी बोलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक सैंपल स्क्रीन दे रखी है पाइथन इंटरप्रेटर की, जो इस तरह से क्या होती है, अगर आपके पास में होगी, आपने इंस्टॉल कर रखी होगी, वो इसी तरह की दिखेगी। तो आप समझ में आया होगा। इन द अबव स्क्रीन द सिंबल, जो सिंबल दे रखा है ये यहाँ पे इस तरह का, इज द पाइथन प्रॉम्प्ट विच इंडिकेट्स दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस। वी कैन टाइप कमांड और स्टेटमेंट और दिस प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट देम अ पाइथन इंटरप्रेटर। यानी कि जब हम पाइथन का यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या दिखेगा, आपको इंटरप्रेटर में इस तरह का एक सिंबल देखने को मिलेगा, इस तरह का। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये शो कर रहा है कि मैं क्या हूँ, जो पाइथन है वो क्या है, वो तैयार है। आप कोई भी यहाँ पे क्या करो, अपनी स्टेटमेंट हमें दो, हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप बस अपनी कमांड लिखो, उसको एग्जीक्यूट हम कर देंगे। तो इस तरह से वो क्या करेगा, शो करेगा कि मैं क्या हूँ, रेडी हूँ, आप बस अपनी कमांड लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तो मैं आपके उस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा और उसको आगे जो भी उसका आंसर है वो एग्जीक्यूट करके आपको दूंगा। सो एग्जीक्यूशन के भी मोड्स होते हैं। अब वो एग्जीक्यूशन मोड्स कौन से हैं, तो यहाँ पे दो मोड है हमारे पाइथन इंटरप्रेटर में। तो पहला कौन सा है, इंटरैक्टिव मोड, दूसरा हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड ये क्या है, तो इंटरैक्टिव मोड allows execution of individual statement instantaneously, whereas script mode allow us to write more than one instruction in a file called Python source code file that can be executed। यानी कि अगर समझने की कोशिश करें तो क्या बोला, काफी आसान है। इंटरैक्टिव मोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इंटरैक्टिव मोड अलाउ करता है कि वो क्या करे, इंडिविजुअल स्टेटमेंट को इंस्टेंटेनियसली क्या करे, एग्जीक्यूट कर दे। कि मान लो आपने एक स्टेटमेंट लिखी, अब आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर था वो एकदम तैयार था, अब वो एक स्टेटमेंट देखते ही वो क्या हो गया, बावला आ गया, फटाफट से उसने आंसर को दे दिया, एग्जीक्यूट करके दे दिया। ये तो हुआ हमारा इंटरैक्टिव मोड में, ये इंटरैक्टिव मोड है। दूसरा क्या है, दूसरा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन के बेसिस पे एग्जीक्यूशन नहीं करता, वो चाहता है कि मोर देन वन लाइन आप यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद जो आपका सोर्स कोड आया है, इस सोर्स कोड को फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, स्क्रिप्ट मोड जो है वो काम करता है। स्क्रिप्ट मोड को एक बढ़िया सा सोर्स कोड चाहिए, उसके बाद वो क्या करेगा, काम करेगा। और जो हमारा इंटरैक्टिव मोड है वो एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इंटरैक्टिव मोड का प्रॉम्प्ट आपको सिमिलरली ऐसे ही दिख जाएगा, जैसे होता है रेडी, एकदम आपको प्रॉम्प्ट डायरेक्टली दिख गया। फिर उसमें क्या करोगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करना, उसको अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दोगे।
जैसे यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है 1+2, फिर वो एग्जीक्यूट होकर आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 3। यहाँ पे ये सिर्फ एक लाइन की जो है स्टेटमेंट है, इसमें आपने कोई बहुत बड़ा सोर्स कोड नहीं लिखा, तो ये हमारा क्या इंटरेक्टिव मोड है, एक ही लाइन को पढ़ा और उसको फटाफट से एग्जीक्यूट कर दिया। तो 1+2 3, 4 - 2 2। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स ऐड करने के लिए दे दिया कि हेलो प्लस वर्ल्ड, तो आपकी जो ये है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट और ये हेलो वर्ल्ड लिखकर आ जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगी उसके बाद दोबारा से आपका प्रॉम्प्ट क्या तैयार हो जाएगा कि नई स्टेटमेंट आप देने के लिए रेडी हो सकते हैं, मैं एकदम तैयार हूँ उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये क्या है, सिंगल लाइन पे क्या करेगा, ये जो हमारा कोड है उसको एग्जीक्यूट फटाफट से कर देगा। स्क्रिप्ट मोड क्या है कि पूरी की पूरी एक सोर्स कोड बना, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करूंगा। तो उसका फिर एक एग्जाम्पल डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे क्या दिया कि ये अच्छा ठीक है ABC करके पार्ट दे रखे हैं, तो तीनों के पार्ट पहले। तो पहला दिया है कि टाइप ऑफ फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट प्रॉम्प्ट, फॉर एग्जांपल इफ द नेम ऑफ द फाइल इज, मान लो कि एक फाइल का नाम है program 51.py, यानी कि पाइथन में है। सो वी कैन टाइप program 51py, वी कैन अदरवाइज ओपन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम आइडली एज शोन इन फिगर। तो या तो हम क्या करो, प्रोग्राम को राइट कर लो, या फिर आपका जो प्रोग्राम है उसे आइडली में क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है आपको, अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये रहा पाइथन सोर्स कोड फाइल है आपकी program 51.py। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिंट सेव अर्थ, प्रिंट प्रिजर्व फ्यूचर। तो ये हो गया। दूसरा क्या दिया है कि while working in the script mode after saving the file click run मॉड्यूल फ्रॉम द मेन्यू एज शोन, यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, अपना प्रोग्राम लगा, उसके बाद इसे रन करो। तो रन करोगे तो आपने देखो रन मॉड्यूल में लगाया, रन मॉड्यूल में लगाने के बाद आप तीसरे पार्ट को समझते हैं कि द आउटपुट जो है अब वो आपको आपके शेल में, आपके इंटरप्रेटर में आपको शो होगा। शेल को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने यानी कि 3 एग्जाम्पल से हमें क्या समझाया। पहला, सबसे पहले अपना कोड लिखो, उसके बाद कोड लिखने के बाद उसे रन करो, रन करने के बाद आपको अपने पाइथन के शेल में, आपके इंटरप्रेटर में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट में देखो प्रिंट लिख के नहीं आया, रिजल्ट में सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करानी थी वो लिख के आया, सेव अर्थ प्रिजर्व फ्यूचर। और उसके बाद आपका जो इंटरप्रेटर है वो रेडी है आगे की स्टेटमेंट्स लेने के लिए। तो इस तरह से क्या है, ये आपस में काम करता है। तो आइए अब समझ में आया क्या काम चल रहा था। अब बात करते हैं पाइथन कीवर्ड्स की। अब पाइथन के पास देखो प्री डिफाइंड हमारे पास क्या है, पाइथन के पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐसे ही पाइथन के अपने कुछ कीवर्ड्स भी है। और पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अगर आप इन कीवर्ड्स को स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में अपनी मर्जी से उल्टा सीधा करके लिख देते हो और सोचते हो कि फॉल्स ही तो लिखा है, ट्रू ही तो लिखा है, लिखा तो सेम ही है ना, बस जो कैपिटल और स्मॉल है उसी को चेंज किया है। तो अगर चेंज कर दोगे तो फिर पाइथन केस सेंसिटिव है, उसको समझेगी नहीं और आपको एरर क्रिएट होकर मिलेगी और आपका काम ढंग से परफॉर्म नहीं होगा। तो पाइथन के कीवर्ड्स को ढंग से याद रखना। अब ये क्या हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको आप किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अच्छा रहेगा कि जैसे अब हम प्रोग्राम बना दे, तो अगर हमें कोई चीज किसी में सेव करानी है, किसी मान लो हम सम करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, अब ऐड कराने के बाद मान लो हमने उस डिजिट को किसमें सेव करा लिया, सम इज इक्वल टू, हमने उसे ऐड करा लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे हम इनमें से कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो है वो सिर्फ अपने जो इनका काम है उसी काम को एग्जीक्यूट करेंगे, आप इनका यूज किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स के लिए टेबल आपको दे रखी है पाइथन की, तो इसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। जैसे फॉल्स, नन, क्लास, कंटिन्यू, फाइनली, इज, लैम्डा, फॉर, रिटर्न, ट्राई, और ये नीचे भी यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आप इस टेबल को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये हमारे क्या है, पाइथन के कीवर्ड्स हैं। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और जो आइडेंटिफायर्स है इसका एक मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है कि आपको पता करना होता है कि आइडेंटिफायर है भी या नहीं। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। The rule of naming an identifier in Python are as follow, यानी कि एक आइडेंटिफायर क्या है कि उसका हम यूज करते हैं, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है, नाम होते हैं जो जिनका हम यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, बाकी वेरिएबल्स को, बाकी फंक्शंस को, बाकी एंटिटीज को फाइंड कर सके, ढूंढ सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो इसलिए पाइथन के जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको बनाने का क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपको एक आइडेंटिफायर बनाना है तो उसको किस तरह से बनाना होगा। तो उसके रूल्स हैं, जैसे पहला दिया है
The name should begin with the uppercase or a lowercase alphabet or an underscore sign. This may be followed by any combination of characters A to Z, 0 to 9 or underscore. Thus an identifier cannot start with a digit. यानी कि क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे क्या दिया है कि जब आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफायर लिख रहे हो, अपना कोई भी नाम बना रहे हो आइडेंटिफायर का, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे उसको सिर्फ कैसे स्टार्ट कर सकते हो, या तो अपर केस वर्ड से या लोअर केस अल्फाबेट से, या फिर आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो अंडरस्कोर है उसका भी यूज कर सकते हो। पर आप यहाँ पे क्या यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे डिजिट से उसकी स्टार्टिंग नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर की। जो भी आइडेंटिफायर है वो कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, क्या तो आपके अपर केस अल्फाबेट से फिर लोअर केस अल्फाबेट से शुरू होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हो। और उसके बाद जब आपने पहला जो लेटर है वो लगा दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, या फिर डिजिट्स, या फिर अंडरस्कोर, किसी का भी आप बाद में यूज कर सकते हो, पर पहला लेटर आपका डिजिट नहीं हो सकता। दूसरा दिया है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, हाउएवर इट इज प्रेफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। यानी कि जो आइडेंटिफायर है वो कितनी भी बड़ी लेंथ का हो सकता है, आप उसे कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर बना सकते हो, पर जो प्रेफर किया जाता है वो क्या किया जाता है कि आप एक छोटा सा आइडेंटिफायर बनाओ और वो क्या हो, थोड़ा सा मीनिंगफुल हो, ऐसे ही नहीं आपने कुछ भी बना दिया। तो ये इस चीज का ध्यान रखना। तीसरा दिया है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल 5.1। जैसे मैंने समझाया कि जो कीवर्ड्स है पाइथन के वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए ही यूज होते हैं। मान लो कि अगर आपका ट्रू यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपके कीवर्ड्स में कहीं दे रखा होगा कि अगर ट्रू कहीं पर यूज हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है ट्रू, तो वो ट्रू जो है सिर्फ ट्रू का ही काम करेगा। अगर ब्रेक करने का काम है तो प्रोग्राम को ब्रेक करने का काम ही करेगा। तो जो कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ अपने काम को ही परफॉर्म करते हैं, कीवर्ड्स जो है वो किसी और काम के लिए यूज नहीं हो सकते। तो आप आइडेंटिफायर में किसी कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते। साथ ही साथ में हम यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें शो कर रखे हैं, कोई भी स्पेशल सिंबल का हम यूज नहीं कर सकते। आपको कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोई एज़रेट, कोई आपका हैशटैग, डॉलर का साइन, परसेंटेज, कुछ भी इस तरह का जो आपके स्पेशल सिंबल्स उनका यूज नहीं कर सकते आपके आइडेंटिफायर में। अगर यूज करोगे तो फिर वो आइडेंटिफायर नहीं कहलाएगा। तो आई होप समझ आया होगा क्या आइडेंटिफायर है, किस तरह से उसे बनाना है और क्या क्या चीजें जो है उसमें हमें ऐड नहीं करनी। तो फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, हमें क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स में एक बच्चे के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं और इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज में हमने लिख दिया AVG इज इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3, तीनों का एवरेज हमने निकाला। उसके बाद क्या करेंगे, सिमिलरली टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी कैन यूज आइडेंटिफायर नेम सच एज एरिया, लेंथ, ब्रेथ। तो ये एरिया, लेंथ, ब्रेथ क्या है, ये कोई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तो वर्ड्स है नहीं पर्टिकुलर कि इन्हीं का यूज हम करेंगे। ये क्या है, ये हमने आइडेंटिफायर बनाए हैं ताकि हम खुद समझ सके, हमारे लिए बेहतर रहे, आसानी से हमसे समझ पाए, कोई और रीड करे तो उसको भी बेहतर समझ आए। तो इसलिए ये सब क्या है, ये सब हमारे आइडेंटिफायर्स है। ये एवरेज निकालने के लिए नाम दे देना, एरिया निकालने के लिए नाम दे देना, लेंथ, ब्रेथ, ये सब क्या हमारे आइडेंटिफायर्स है। तो इनका यूज हम इस तरह से करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स में दे रखा है, अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम आइडेंटिफायर। वेरिएबल in Python refers to an object, an item or element that is stored in the memory. Value of a variable can be a string, example B, global citizen, numeric example 345, or any combination of alphanumeric characters CD 67. In Python, we can use an assignment statement to create new variables and assign specific values to them. यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं और ये नाम हमें मिलते हैं जो हम कैसे कहते हैं, एज ए आइडेंटिफायर होता है। यानी कि वेरिएबल्स का यूज हम क्यों करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, अब उस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ मैसेजेस, कुछ अपनी स्टेटमेंट सेव करा के रखनी है, तो फिर वो क्या होंगे, वो हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। जैसे जेंडर के अंदर हमने M सेव करा लिया, मैसेज के अंदर हमने कीप स्माइलिंग सेव करा लिया, प्राइस के अंदर हमने 978.9 सेव करा लिया। तो ये सब क्या हमारे वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। वेरिएबल्स में आपके सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं। वेरिएबल को हम क्या समझ सकते हैं, सिर्फ उसकी यूनिक नेम की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिफायर्स में क्या था कि आप किसी एक लेटर से, किसी
अपर केस, किसी लोअर केस या फिर अंडरस्कोर से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। पर वेरिएबल्स में भी यहाँ पे क्या होता है, आप नेम यहाँ पे क्या करते हो, यूनिक आइडेंटिफायर नेम आप उसको देते हो और उसके अंदर वैल्यूज को सेव कराते हो। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग सेव कराई, या आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेव कराई या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू सेव कराई, तो वेरिएबल्स इसके काम आते हैं। अपनी वैल्यूज को सेव कराने के लिए जो आपने उसको नाम दिया है उसका काम हमारा वेरिएबल करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेंडर इज इक्वल टू एम, मैसेज इज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, प्राइस इज इक्वल टू 987.9। तो ये सब क्या होगा, ये सब हमारे अब वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारे स्ट्रिंग्स को, हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज को क्या करके रखा, सेव करके रखा। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम दिया, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यूज आपके वेरिएबल के अंदर सेव है, जितनी भी वैल्यूज सेव है, आप उन्हें क्या करो, शो करो, तो वो हमें डिस्प्ले करनी पड़ेंगी। तो क्या दे रखा है कि प्रिंट मैसेज इज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे हम मैसेज को, फिर यूजर नंबर इज इक्वल टू 101, फिर प्रिंट करेंगे यूजर नंबर इज यूजर नंबर। तो अब देखो यहाँ पे एक बात चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे इन्होंने यूजर जो लिखा है वो यहाँ पे इसका क्या है, कैपिटल में है, पहला वर्ड क्या है, कैपिटल में है, फिर उसके बाद सब कुछ पीछे का स्मॉल लेटर्स में है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा ही यहाँ पे यूजर नंबर ना देखें अगर, तो क्या है, यूजर यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। तो ये दोनों को हम सेम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज ये दोनों अलग है। सो यूजर नंबर इज, जो हमारा यूजर नंबर हमने सेव कराया है वही यूजर नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मैसेज प्रिंट सेव कराया, उसके बाद उसी मैसेज को हमने प्रिंट कराया। तो इस तरह से हमारा क्या है, वेरिएबल्स हमने सेव करा लिए। प्रिंट कराया आपने, वेरिएबल का नाम दिया, और वेरिएबल का नाम दिया, फिर वो वेरिएबल क्या होगा, आपके सामने इस तरह से प्रिंट होकर आपको आपके इंटरप्रेटर में शो हो जाएगा। सो इन प्रोग्राम 5.2 द वेरिएबल मैसेज होल्ड स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या कर रखा था, वेरिएबल ने आपकी स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा था और फिर यूजर क्या करता है, उसे प्रिंट कराता है, तो आपकी वो वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है। अब ऐसे यहाँ पे आपको पाइथन प्रोग्राम दे रखा है जिसमें आपको एरिया फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का, उसमें आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ऑलरेडी गिवन है। लेंथ क्या दे रखी है 10 और यूनिट ऑफ ब्रेथ इज 10 यूनिट्स, तो आपको दे रखी है। तो आपने वेरिएबल बनाया लेंथ इज इक्वल टू 10, वेरिएबल बनाया ब्रेथ इज इक्वल टू 20, और फिर एक और वेरिएबल बना के, या ऐसा कह सकते हैं ये हमारा एक आइडेंटिफायर है, इसको हमने क्या किया, एक आइडेंटिफायर बनाया जिसमें हमने वेरिएबल्स को क्या किया, लेंथ इनटू ब्रेथ करके सेव कराया और फिर प्रिंट करा दिया अपना एरिया, और उसके बाद हमारा एरिया जो है हमें आउटपुट में हमें देखने को मिल गया एज 200। तो इस तरह से क्या करता है, हमारे वेरिएबल्स काम करता है। आपने अपनी वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्टोर करा ली और उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे कमेंट भी रखा है। कमेंट क्या होता है, कमेंट एक्चुअली होता है वो कमेंट नहीं जो आप यूट्यूब के नीचे, पोस्ट के नीचे इस तरह से यूज करते हो, ये कमेंट अलग है। कमेंट यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से यूज किया जाता है कि मान लो आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो, अब वो प्रोग्राम किस चीज के लिए है, या आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अब आप किसी को वो चीज समझानी है, तो अब उस प्रोग्राम के अंदर आप क्या कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो, ताकि आप कर सको, उसे समझ सको। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, यूजिंग पाइथन फॉर फर्स्ट टाइम, आप ऐसा कहना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने पाइथन प्रोग्राम में इस तरह से हैशटैग लगाओगे और फिर यहाँ पे लिख दोगे कि यूजिंग पाइथन फॉर फर्स्ट टाइम। इस तरह से फिर क्या होगा, अब आप जब एग्जीक्यूट करोगे, अपने प्रोग्राम को रन करोगे, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम लिख लिया। अब आप क्या करोगे, आप उस लास्ट में जाके सबसे ऊपर जाके क्या होता है, रन का बटन होता है, तो आप इसे क्या करोगे, रन करोगे। जब रन करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो तो रन होगा, यानी कि ये वाली चीज तो रन होगी, पर जो कमेंट है यानी कि जो हैशटैग से लिखी गई चीज है ये रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी ये क्या है, कमेंट है, और कमेंट हमें किस तरह से बनाना है, कमेंट बनाने के लिए हम उसके आगे हैशटैग लगा देते हैं, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, कमेंट, यानी कि वो सिर्फ एक ऐसा क्या होता है, स्टेटमेंट बन के रह जाता है जो एग्जीक्यूट नहीं होती। और ये क्या है, ये इसलिए लिखी जाती है ताकि इसे ह्यूमंस जो है पढ़कर और बेहतर तरीके से समझ सके। मान लो कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ऐड कर रहे हो पाइथन में, तो आप क्या करोगे कि यूजिंग पाइथन फॉर एडिशन, तो इस तरह से आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम के ऊपर ये चीज लिख दी। तो जब भी कोई और बंदा आपके उस प्रोग्राम को रीड करने की कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले ही दिख जाएगा ना कि ये प्रोग्राम यूज क्यों कर रहा है, ये सामने वाला इंसान ये इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि उसको पाइथन में एडिशन करके देखना है। तो इस तरह से पाइथन को हम पाइथन के कमेंट्स को यूज करते हैं ताकि समझ पाए कि कमेंट्स से हमें समझ में आता है कि पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने का। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 5.1 में, देखे एग्जाम्पल में क्या दिया है कि पहला कमेंट है, वेरिएबल अमाउंट इज द टोटल
टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरी, यानी कि अब जैसे अमाउंट इज इक्वल टू 3400 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या पता कि ये 3400 प्राइस आया कहाँ से, 3400 प्राइस सिर्फ अमाउंट में लिखा हुआ है, पर अगर कोई जैसे मैं पहली बार पढ़ रही तो मुझे नहीं पता चलेगा कि अमाउंट में प्राइस कहाँ से आया अगर ये कमेंट में होता। और कमेंट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो प्राइस है वो क्या है, जो हमने ग्रोसरी के ऊपर खर्चा किया ये उसका प्राइस है। तो इससे कमेंट से क्या हुआ, हम समझ पाए कि ये चीज लिखी क्यों हुई है और उसका पर्पस क्या है। उसी तरह जैसे अगर मैं सिर्फ ये पढ़ूं तीनों टेस्ट को समझने के लिए, जैसे टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टेस्ट 1, टेस्ट 2 और फाइनल टेस्ट, तो ये कहाँ से आ गए या ये तीनों टेस्ट कौन से सब्जेक्ट के हैं, तो ये मुझे नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कमेंट डाल दिया कि टोटल मार्क्स इज द सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हमें पता चला कि जो तीनों मार्क्स है ना, यानी कि जो टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, ये टोटल मार्क्स किसके हैं कि जितने भी आपके मैथमेटिक्स में टेस्ट हुए हैं उन सबको अगर ऐड कर दे तो आपको आपके टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से कमेंट क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं क्या क्या हम समझ सकें कि किस तरह से ये जो प्रोग्राम है वो क्यों बनाया गया है और जो इसमें वैल्यूज डाली गई है वो कहाँ से आई है। सो जैसे अब इसमें दे रखा है कि हमें क्या करना है, टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स का सम फाइंड करना है। ये कमेंट डाल दिया, नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब प्रिंट करा देंगे रिजल्ट को तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, कमेंट का यूज किया। देखते हैं एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह से उसका यूज होता है, जो हमारा पाइथन है वो हर चीज को ऑब्जेक्ट क्यों मानता है, तो ये सारी चीजें समझनी है। सो पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डेटा आइटम वेदर न्यूमेरिक स्ट्रिंग और अदर टाइप as an object in the sense that it can be assigned to some variables or can be passed to a function as an argument। यानी कि जो पाइथन है वो क्या करता है, हर एक वैल्यू को, फिर चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई स्ट्रिंग हो या कोई और टाइप हो, तो उन सबको वो क्या करता है एज अ ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, समझता है। यानी कि उसने क्या समझा, जितनी भी वैल्यूज पाइथन के अंदर लिखी गई हैं वो सब क्या है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो वो उसे रन किस तरह से करता है, तो वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी। तो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, पाइथन ट्रीट्स every value or data item whether numeric string or other type discussed in next section as an object in the sense that it can be assigned to some variable or can be passed to a function as an argument. Every object in Python is assigned a unique identity ID which remains the same for the lifetime of that object. This ID is akin to the memory address of the object. The function ID returns the identity of an object. यानी कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट में आता है कि जब भी आप क्या करते हो कि यहाँ पे कोई भी आपने डेटा यहाँ पे इसमें एंटर किया हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई स्ट्रिंग हो या कोई और टाइप का अगर डेटा आपने एंटर किया है तो उस सबको वो क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेगा। चाहे फिर वो कोई न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, कोई अल्फा न्यूमेरिक चीज हो गई, तो उसमें जितने भी अलग अलग टाइप आ गए वो सब क्या एज अ न्यूमेरिक एज एन ऑब्जेक्ट वो क्या किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। और जब वो एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है तो हर एक उस वैल्यू की होती है अपनी एक आईडी। कोई भी एक नंबर मान लो जैसे 26, तो इसकी अपने आप में क्या होगी, यूनिक आइडेंटिटी होगी। और वही आईडी क्या है इसकी, यही आईडी इसकी हमेशा के लिए इसके लिए सेम रहती है। और जब भी आप इसकी टाइप सर्च करोगे, अगर आप पाइथन में एंटर करते हो उसका टाइप, तो आपको फिर वो टाइप आईडी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है हर एक नंबर की, हर एक वैल्यू की टाइप आईडी होती है। तो अगर आप आईडी टाइप करते हो तो आपको उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे नंबर दिया इज इक्वल टू 20, और फिर अगर आप उसकी आईडी मांगोगे कि आईडी किसकी, नंबर की, तो नंबर में क्या है 20, तो 20 की आईडी आपको ये मिल जाएगी और ये हमेशा सेम रहेगी जहां पर भी आप चेक करना चाहोगे वहां पर भी। अब जैसे num2 इज इक्वल टू 30 माइनस 10, तो 30 माइनस 10 क्या होता है, 20 होता है। तो वहां पर आप क्या करोगे, num2 की आईडी चेक करोगे तो आपको सेम आईडी ही देखने को मिलेगी। तो ये आईडी हर एक नंबर को, हर एक अल्फाबेट को क्या की जाती है, दी जाती है, ताकि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे अब ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये आईडीज जो है वो काम करती है। तो आप 20 नंबर लिखो या 30 माइनस 10 करके नंबर लिखो, आपको सेम आईडी ही देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है डेटा टाइप। सो एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू इन अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। फिगर 5.6 में उस डेटा को शो भी कर रखा है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक कर रखे हैं हमारे पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे, तो उसमें यहाँ पे क्या है, जितने भी डेटाज हैं वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि वो सब क्या है, जैसे मान लो हमारे जितने भी डेटा है वो हम वेरिएबल्स में अपने क्या कराता है, होल्ड करा के रखते हैं। तो अब डेटा टाइप इस पाइथन में क्या है कि जैसे नंबर्स हो गए, इन नंबर्स में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर्स में भी बुलियन। अब ऐसे ही डेटा टाइप में सीक्वेंस, सेट, नन, मैपिंग। सीक्वेंस में क्या आता है ना, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल से सारी चीजें आती है। मैपिंग में हमारी डिक्शनरी आती है। तो ये सब हमारे अलग अलग डेटा टाइप है जिनको हम स्टोर कराते हैं, जिनसे हम काम करवाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है, जैसे इसमें यहाँ पे बात करी गई थी कि सारी चीजें क्या है, हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में
कोई भी चीज आ सकता है, आपका न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, कोई अदर टाइप, तो उसमें से ये डेटा टाइप भी है कि इसमें आपका नंबर्स हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, कोई सेट हो सकता है, कोई मैपिंग हो सकती है, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, कुछ भी यहाँ पे आपका डेटा टाइप में आ सकता है। तो जैसे अब यहाँ पे नंबर्स में दे रखा है, नंबर्स में क्या है, नंबर्स में यहाँ पे 3 चीजें दे रखी है। नंबर्स में यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है और कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले नंबर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को समझेंगे। देखो नंबर्स क्या है, नंबर्स हमें क्या सकता है कि न्यूमेरिक वैल्यूज है, सबको पता है कि नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, यानी कि नंबर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को अपने पास स्टोर करके रखेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स जो है वो इसके भी 3 सब पार्ट है जिसमें डिवाइड हो रखा है। पहला इंटीजर, इंट, फ्लोट यानी कि आपके जो डेसिमल पॉइंट्स है वो, और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपका आई, जे, वाई ये सब वेरिएबल्स इसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो चीजें। तो इंटीजर्स में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएंगी, फ्लोट में सिर्फ आपके डेसिमल वाले नंबर आएंगे। फ्लोट में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव ही हो, उसमें पॉइंट जैसे 4 लिख दिया तो ये आपका इंटीजर हो गया, पॉइंट लगा के 0 करोगे तो आपका फ्लोट बन जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स में आपको सिंपल नंबर भी हो सकता है 3, और प्लस में क्या होगा, ये नंबर तो साथ में रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, उसके अलावा में इसका एक वेरिएबल पार्ट भी साथ में रहेगा, जैसे 3 + 4j, तो 3 + 4j ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। या आप चाहो तो 2 + 3i इस तरह से कर सकते हो, या 2 - 2i - 2 इस तरह से आप क्या करोगे। ये अगर नंबर इस तरह के नंबर आप ले रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। बूलियन डेटा टाइप बूल इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर, इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी। बूलियन फॉल्स इज द वैल्यू 0। अब देखो ये है क्या, तो यहाँ पे समझते हैं। ये पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं फिर बात करेंगे। तो नंबर क्या हमारा 10, तो टाइप देखेंगे इसका। देखो यहाँ पे अगर आपको आईडी देखनी होती तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी num1 इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद आपको 10 की आईडी लिख के आ जाती। पर अभी आपने क्या देखा, टाइप देखा, तो उसके आपको उसको क्लास में देखिए वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, या किसी और टाइप का है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिली। तो इस तरह से काम करता है। तो num1 की आपने टाइप डाला तो आपको इंट देखने को मिल गया। उसी तरह से num2 जब डाला तो उसकी टाइप डाली, तो ये भी क्या है, इंटीजर वैल्यू ही है, तो इंट आपको देखने को मिला। अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे var1 यानी कि हमने var1 = हमने क्या बोला, ट्रू बोल दिया। तो टाइप 1 क्या हुई, जब आप ट्रू वैल्यू डालते हो तो वो क्या आ जाता है, फिर वो हमारा बूल में आ जाता है, यानी कि हमारे बुलियन में आ जाता है। तो अब समझ में आया किस तरह से चीजें चल रही है। बुलियन का हमने पढ़ा, बुलियन का नाम ये रहा। बुलियन था हमारा इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर हमारा एक सब टाइप होता है जिसको हम बुलियन बोलते हैं, जिसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती है। तो अगर वैल्यू 1 var1 अगर हमारा ट्रू है तो उसकी टाइप क्या है, var1 की बूल टाइप है। फ्लोट की वैल्यू जैसे फ्लोट 1 = आपने दे रखी है माइनस पॉइंट। अब देखो पॉइंट में आ गया ना, एक तो नेगेटिव नंबर, ऊपर से पॉइंट दे रखा है यहाँ पे आपको डेसिमल, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोट इसकी क्लास आपको देखने को मिल गई। तो अब समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, अगर फ्लोट 2 दे रखा है और उन्होंने कहा है कि प्रिंट करो फ्लोट 2 को और उसका टाइप भी प्रिंट करो, तो इन्होंने क्या किया, आपका जो फ्लोट 2 है ये क्या कर रखा है इन्होंने आप मल्टीप्लाई करके दे रखा है कि 9 - 9.8 को मल्टीप्लाई करो 10 से, फिर उसकी पावर, जब पावर निकालनी होती है तो इस तरह से 2 बार स्टार लगाते हैं और फिर क्या कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस तरह से क्या है, ये चीजें परफॉर्म हो रही है। तो आपको ये देखने को मिला। अब ये क्या है, इसके क्लास में टाइप करी तो क्लास में फ्लोट प्रिंट होकर आ गया। तो आया, आप समझ आएगा। अब ऐसे ही वैल्यू 2 है, var2, तो वो क्या है हमारा, उसकी var2 की वैल्यू डाली और उसकी क्लास क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई। तो इस तरह से जो हमारी नंबर्स वाली चीजें हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। तो वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, बुलियन एक्सेट्रा होल्ड सिंगल वैल्यूज। तो जितने भी हमारे सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं उन सबकी क्या होती है, सिंगल वैल्यू वो लोग आपस में होल्ड करते हैं। और क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को, बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये क्या कर रहा है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के काम नहीं आते। मान लो कि अगर आपको इनको महीनों के नाम स्टोर करवा के रखने हैं, ईयर्स के नाम स्टोर करवा के रखने हैं, स्टूडेंट्स के नाम सेव करवा के रखना है, तो वो इसमें यहाँ पे परमानेंटली सेव होकर नहीं रह सकते। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करना है, फॉर दिस पाइथन प्रोवाइड्स डेटा टाइप लाइक टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। जैसे हमने देखा कि नंबर्स क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज को, और जो हमारे स्मॉल नंबर्स हैं और जो हमारी सिंगल वैल्यूज हैं उनके लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। पर वो अगर उसको किसी ऐसे जैसे नाम सेव करवाना, मंथ के नेम, स्टूडेंट के नेम, इस तरह की चीजें अगर सेव करानी है, फोन की बुक, तो इस तरह से अगर चीजें सेव करानी है तो फिर वो क्या करता है, पाइथन यहाँ पे यूज करता है टप्पल्स का, लिस्ट का, डिक्शनरी का,
सेट्स का, तो इन सारी चीजों का यहाँ पे यूज होता है। तो अब पढ़ता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या देखा है कि पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। द थ्री टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। और ऐसी बात है कि सीक्वेंस यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक सीक्वेंस में, पैटर्न में आप क्या करा रहे हो, सेव करा रहे हो। तो यहाँ पे सीक्वेंस में भी क्या है, पाइथन के अंदर तीन टाइप है, एक स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट, तीसरा टपल। अब स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल काम किस तरह से करती हैं, इनके अपने अपने पूरे पूरे चैप्टर हैं। आप बुक का इंडेक्स पहले पेज पे खोल के देखोगे आपको दिख जाएगा कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। तो उसमें हम और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ ब्रीफ में देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि कभी कभी इनका डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 1 मार्क्स में पूछ लेंगे कि स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, क्या है आप बताओ। तो उस तरह से इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है। तो स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि स्ट्रिंग में क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे हमारे स्टोर होते हैं। कैरेक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे क्या है, स्ट्रिंग में स्टोर हो जाते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। दूसरी चीज, दीज कैरेक्टर्स में भी, अब ये कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये कैरेक्टर्स हमारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यानी जैसे हमारा एजरेट हो गया, हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, हैशटैग हो गया। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो ये हमारे क्या हो सकता है, हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड हो सकते हैं। हमारी स्ट्रिंग में इवन स्पेस भी इंक्लूड हो सकता है। मान लो आपको स्ट्रिंग लिख रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा ए, उसके बाद आपने यहाँ पे ऐसे इस तरह से स्पेस दे दी, तो ये भी आपका क्या होगा, स्ट्रिंग में कंसीडर होगा। उसके बाद कॉमा लगा के मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया बी, तो इस तरह से आप अपने ऐसे करके आपने ये स्ट्रिंग जो है वो क्लोज कर दी है, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, इससे हमको मतलब ये पता चला कि यहाँ पे स्पेस जो है वो भी इंक्लूड हो सकती है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो अब समझ में आएगा। और स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर मार्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलो कर रखा है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल कोटेशन में ही कर सकते हो, आप डबल कोटेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो कोटेशन मार्क हम लगाते हैं, तो इस तरह से आप एक सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हो, इस तरह से डबल कोटेशन भी लगा सकते हो। तो आपकी मर्जी अपनी वैल्यूज को किस तरह से स्टोर कराना है, तो आप समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि str1 इन द सेंस यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए बोला है, तो इसलिए str1। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्ट्रिंग को शुरू करने से पहले ही आपको क्या करना पड़ता है, अपने कोटेशन मार्क लगाने पड़ते हैं। और जैसे आपकी स्ट्रिंग एंड होगी, आपको कोटेशन मार्क क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, अभी आपने किया। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या, आपने न्यूमेरिक वैल्यू देखी, ध्यान से देखना, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे 4, 5, 2 है। तो स्ट्रिंग में जब आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कराओगे, तो न्यूमेरिक वैल्यू में आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑपरेशन, यानी कि आपको इस तरह से ये कोटेशन मार्क देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, विदाउट कोटेशन मार्क भी स्ट्रिंग जो है न्यूमेरिक वैल्यूज को रख लेती है, मेरे पास उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो न्यूमेरिक ऑपरेशंस आप विदाउट कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब दूसरा हमारा लिस्ट। अब देखो एक चीज याद रखना, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें हमारे ब्रैकेट्स जैसे अगर हम स्ट्रिंग की, अगर हम बहुत सारे लिस्ट बना रहे हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इस तरह से एक ब्रैकेट में लेंगे और उसके अंदर कोटेशन मार्क कर करके अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज को एंटर कराते रहेंगे, ठीक है। अब लिस्ट जो है, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हम एंटर करा रहे हैं वैल्यूज, पर लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो। अब इसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर करते जाओगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट 1 बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया सबसे पहले, और उसके अंदर वैल्यूज आपने स्टोर करनी शुरू करी। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, तो याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो लिस्ट क्या है यहाँ पे, जैसे कि लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो वो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स थी, पर लिस्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइटम है जो कॉमा से सेपरेटेड हो रखे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। तो लिस्ट का ये एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रिंट लिस्ट कराने के लिए आप इस तरह से जब प्रिंट कराओगे तो आपको लिस्ट वैल्यू दिख जाएंगी, लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यू है वो दिख जाएंगी। तो लिस्ट के बारे में पढ़ना था टपल। तो टपल क्या है, टपल है सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी कि ये दोनों का बाप है। कैसे कि स्ट्रिंग में क्या थी, स्ट्रिंग को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करते हो। कोटेशन मार्क लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, कोटेशन नहीं लगाओगे स्ट्रिंग मानी नहीं जाएगी, तो कोटेशन मार्क इस तरह से लगाने पड़ेंगे। पर लिस्ट में क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और फिर उसके अंदर जो है अपनी वैल्यूज को स्टोर करोगे। और लिस्ट में क्या है, यहाँ पे भी कोटेशन मार्क लगाओगे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें टपल की, तो टपल यूज करेगा हमारा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और साथ में टपल क्या है, हमारा सीक्वेंस ऑफ आइटम। ऑब्वियस सी बात है, जो सीक्वेंस ऑफ आइटम हमारा लिस्ट था वही सीक्वेंस ऑफ आइटम हमारा टपल है। पर क्या है डिफरेंस कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में है और ये ये स्मॉल ब्रैकेट में है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए टपल और लिस्ट आपस में क्या है, अलग अलग है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो टपल में क्या आ गया, टपल में सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम है जो कॉमा से सेपरेटेड है, और ये क्या है, पैरेंथेसिस में क्लोज है। इस तरह से पैरेंथेसिस के थ्रू क्या है, क्लोज है। ये यहाँ पे ब्रैकेट्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स में क्लोज
नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस इज अनलाइक वेयर लिस्ट है इंक्लूडेड, ठीक है, जैसे हमने बताया कि लिस्ट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है और ये स्मॉल ब्रैकेट में है। लेकिन टपल क्या है, अगर आपने टपल में एक बार वैल्यू डाल दी, जो भी वैल्यू आपने एंटर कर दिया और एक बार टपल बन गई, तो उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट चेंज द टपल, ये चीज अच्छे से याद रखना कि टपल दोबारा चेंज नहीं हो सकती। अब क्या चीज म्यूटेबल है और क्या चीज इम्यूटेबल, वो चीज भी हम पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देख लो कि टपल 1 इज इक्वल टू 10 20 एप्पल 3.4 ए। अब इसे प्रिंट कराओगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेंगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी वैल्यू को तो वो चेंज नहीं हो सकती। अब बात करते हैं सेट की, तो सेट क्या है, सेट हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, यानी कि ये अलग निकला। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमास, यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी आइटम ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्डर से लगे हुए हैं या एक ही आइटम जो है, एक ही टाइप के आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं। यहाँ पे सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। और दूसरी चीज ये सबसे अलग है, ये करली ब्रैकेट का यूज करता है। और इतना गंदा करली ब्रैकेट बनाया मैंने कि क्या बताऊं। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं और उसके अंदर इनकी सारी वैल्यूज जो है वो स्टोर होकर रहती है। अब अगर आपको चेक कर रहा है, अगर इस तरह से आपने बना दिया, अब आपको पता नहीं है, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो, अपने सिस्टम पे बैठे हो और आप वहाँ पे अपना पाइथन चला रहे हो और आपको पता करना है कि ये टपल है या फिर ये लिस्ट है, ये स्ट्रिंग है या सेट है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता तो आप सिर्फ वहाँ पे प्रिंट कर दो उसके सेट को। प्रिंट सेट करोगे पर उसका टाइप भी प्रिंट करना पड़ेगा। टाइप प्रिंट करने पर पता चलता था ना कि ये इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स है, उसी तरह से हमें ये भी पता चलेगा कि ये टपल है, लिस्ट है, सेट है, क्या चीज है। तो ये आपको जैसे ही हमारा सिस्टम क्या देखेगा, करली ब्रैकेट्स देखेगा, तो ये समझ जाएगा कि ये क्या है, हमारा सेट है, इसकी क्लास सेट है। तो इस तरह से ये क्या है, ये समझ जाता है, आपको आंसर दे देता है। अब बात करते हैं नन की। सो नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप विद अ सिंगल वैल्यू। नन का मतलब क्या है, नन यहाँ पे एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है। और ये क्या, ये किस काम आता है, ऑब्वियस बात है, नन का हम यूज क्यों करते हैं, जब कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती, वहां पे किस चीज की एब्सेंस है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, नन का यूज करेंगे। तो नन हमारा यूज होता है किसी की एब्सेंस के लिए, जब वहां पे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो, एब्सेंस ऑफ वैल्यू हो, यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, सो हम कह देंगे नन। तो कोई वैल्यू की एब्सेंस है तो उस कंडीशन में हम नन का यूज करते हैं, यानी कि सपोर्ट फॉर नो स्पेशल ऑपरेशन एंड इट इज नीदर सेम एज फॉल्स और नॉट जीरो। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे वैल्यू फॉल्स होगी या फिर यहाँ पे वैल्यू जीरो होगी, नहीं, हम कहना चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, ना फॉल्स ना जीरो, ये एब्सेंस है, यहाँ पे खाली जगह है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नन, कुछ भी नहीं है। सो माई वेयर इज इक्वल टू नन। प्रिंट करोगे अगर माई वेयर को तो उसकी क्लास क्या निकलेगी, नन टाइप उसकी क्लास निकलेगी। तो आई होप समझ में आएगा क्या क्या कहना चाहता है ये। अब पढ़ते हैं मैपिंग। तो मैपिंग में क्या दिया, मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। जैसा हमने सेट के बारे में पढ़ा, सेट नहीं, हाँ सॉरी, सेट ही कहना चाहती थी मैं, टपल सोच रही थी दिमाग में। जैसे सेट में हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा मैपिंग है ये भी क्या, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। कि जैसा हमारे जो सेट में था कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन और कॉमा से सेपरेटेड है करली वैल्यूज में, करली ब्रैकेट्स में, इसी तरह मैपिंग क्या है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड डेटा टाइप यहाँ पे प्रेजेंट है करंटली। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में यहाँ पे डाल के दोगे उसे, करली ब्रैकेट्स में हमारी डिक्शनरी जाती है। तो मैपिंग यहाँ पे क्या होगी, मैपिंग में यहाँ पे अनऑर्डर्ड डेटा टाइप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और करंटली हमारा मैपिंग में क्या है, जैसे हमारी डिक्शनरी दे रखी है, यहाँ पे क्या था, हमारा सेट के अंदर करली ब्रैकेट यूज हो रहे थे और अनऑर्डर्ड कलेक्शन था। उसी तरह मैपिंग में भी यहाँ पे डिक्शनरी है, डिक्शनरी किस तरह से यूज होती है, करली ब्रैकेट के साथ ही यूज होती है। पर करली ब्रैकेट यहाँ भी यूज हो रहे हैं और ऊपर यहाँ सेट्स में भी यूज हो रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस कर रहा हूँ। देखो डिफरेंस ये है कि सेट्स में क्या है, सिर्फ करली ब्रैकेट्स यूज होंगे, कोटेशन यूज होगी, कोटेशन मार्क में डॉट लग रही है, कोटेशन मार्क इस तरह से लगेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, बस आपकी जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर ऐसा डिक्शनरी में नहीं है, डिक्शनरी थोड़ी सी अलग है, डिक्शनरी अपनी वैल्यूज साथ लेके चलती है। मान लो कि जैसे यहाँ पे शो कर रखा है कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक डिक्शनरी बनाई। अब इस डिक्शनरी को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ तक ये डिक्शनरी कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म है। ये करली ब्रैकेट से मैं सिर्फ शो कर रही हूँ, देखो यहाँ से। तो आई होप समझ में आया होगा। ये देखो ये रहा और ये रहा। तो पहली वैल्यू क्या है, इसकी की है और वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे फ्रूट, फिर हमने रेशियो का साइन लगाया और फिर लिखा एप्पल। तो यहाँ पे अगर सबके साथ है क्लाइमेट, फिर रेशियो का साइन, कोल्ड, प्राइस केजी इज टू 180। तो ये क्या समझ में आया, यानी कि डिक्शनरी अपने साथ क्या लेके चल रही है, अपनी की और अपनी वैल्यू, और की और वैल्यू के बीच में इज टू का साइन। तो डिक्शनरी और सेट्स में यही फर्क है, भले ही दोनों क्या है, करली ब्रैकेट्स में प्रेजेंट है, पर फिर भी यहाँ पे उसकी कीज और वैल्यूज क्या है, आपस में स्पेसिफाई है। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की। यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है अपनी डिक्शनरी से तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी की को क्या करना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा, हमें उसकी की को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं एप्पल निकालूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, की है, वैल्यू है, मुझे एप्पल की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे फ्रूट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है यहाँ पे ये सारा काम चलता है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसे इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो टपल है वो क्या है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें म्यूटेबल है और कुछ चीजें इम्यूटेबल, यानी कि कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं और कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग चेंज होगी या नहीं, टपल चेंज होगा या नहीं, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। आप इसको देख सकते हो। अब इतना ज्यादा अच्छे से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये देखो, इम्यूटेबल डाटा यानी कि जो चेंज नहीं हो सकता, ये अनचेंजेबल है, ये चेंज नहीं होगा। तो एक बार जो बन गया सो बन गया। तो इम्यूटेबल डाटा में आता है हमारा इंटीजर्स, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और टपल। और म्यूटेबल डाटा टाइप में आता है हमारा लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। तो जो चीजें चेंज हो सकती हैं वो हमारी लिस्ट, सेट और डिक्शनरी है, और जो चीजें चेंज नहीं हो सकती वो हमारे इम्यूटेबल डाटा टाइप में स्टोर है। तो अगर आप इनको एक बार क्रिएट करते हो और फिर सोचोगे कि बाद में बदल दोगे, तो वो बाद में बदली नहीं जा सकती। आपको उन्हें फिर या तो अगर बदलना चाहते हो कंप्लीटली, तो पहली वाली को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नई वाली बनानी पड़ेगी, तब चेंज हो सकता है। पर अगर आपने एक क्रिएट कर दिया और चाहते हो कि इसी के अंदर कुछ चेंज हो जाए, तो इम्यूटेबल डेटा टाइप में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो म्यूटेबल डेटा टाइप चेंज हो जाता है एक बार क्रिएट होने के बाद भी। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने कुछ लिस्ट बनाई थी, इसमें आपने वैल्यूज डाली थी, यह है म्यूटेबल डेटा टाइप। यहाँ पे आपने 2 डाल दिया, यहाँ पे आपने 3 डाल दिया, यहाँ पे आपने 4 डाल दिया। अब आपको चेंज करना है, मान लो आपको 4 चेंज करना था, 4 की जगह 5 करना चाहता है, 5 कर लोगे, तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप में तो हो जाएगा। पर मान लो यही आपने क्या बनाया, इम्यूटेबल डेटा टाइप 2, फिर आपने 3 और फिर 4, और अब आप चाहते हो कि यहाँ से क्या हो जाए, 4 हट जाए, तो ऐसा बेटा होगा ही नहीं। यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आपको लिस्ट ही क्या करनी पड़ेगी, डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं होगा। तो आई होप समझ में आएगा। ये उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है। अब डिसाइडिंग यूजेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप, ये हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।